हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हमारे 10 डेज क्विक रिवीजन कोर्स का डे 6 है, लेकिन इस कोर्स को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। तो आज इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट डे करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है और ये क्लास बहुत थोड़ी लंबी चलने वाली है। इसकी वजह से इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट वो सीरीज है स्टेटमेंट्स की, जो कि हम आर्ग्यूमेंट्स को प्रेमाइसिस भी बोलते हैं और प्रपोजिशन भी बोलते हैं। तो अगर आपको प्रेमाइसिस, प्रपोजिशन या स्टेटमेंट्स दिया है तो वो भी सब आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ये प्रेजेंट करती है लॉजिकल रीजंस टू डिटरमाइन द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन। मतलब अगर आपको कोई कंक्लूजन दिया है, आपको बताना है कि वो कंक्लूजन सही है या नहीं, तो वो आप अपने स्टेटमेंट्स या अपनी प्रेमाइसिस के बेसिस पे बताते हो। अगर आपकी प्रेमाइसिस ट्रू है तो आपके आर्ग्यूमेंट्स ट्रू होते हैं। इसकी बहुत सारी वैसे तो कंडीशन होती है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। स्टेटमेंट्स वो रीजन प्रेजेंट करते हैं जो कि बेस बनते हैं हमारे कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, कंक्लूजन को डिटरमाइन करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 2 टाइप्स की होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट वो होती है जिसमें हम स्पेसिफिक टू जनरल तक जाते हैं। मतलब हम कोई एग्जाम्पल है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है, उसके बेसिस पे हम कोई जनरलाइज्ड फैक्ट तक जाते हैं। जैसे जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होती है वो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों हो सकती है। कैसे, अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हम वैलिड इनवैलिड की बात नहीं करते, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग इंडक्शन और वीक इंडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल देखिए, ऑल ऑफ द स्वैन्स आई हैड सीन आर वाइट। मतलब मैं बोल रही हूँ कि मैंने जितने भी स्वान्स देखे हैं वो सारे वाइट थे। तो उस स्टेटमेंट के बेसिस पे मैंने ये कंक्लूजन बोल दिया कि ऑल स्वैन्स आर वाइट, क्योंकि मैंने जो भी स्वैन्स देखे थे वो वाइट थे। तो उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि सारे स्वान्स वाइट होते हैं। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट तो है, ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये एक वीक आर्ग्यूमेंट है। वीक क्यों? क्योंकि ये कोई बेसिस नहीं हुआ। अगर मैंने सारे जो स्वैन्स देखे वो वाइट है, हो सकता है दूसरे स्वैन्स होते हो, दूसरी स्पीसीज होते हो जो कि वाइट ना हो, जो कि मैंने ना देखे हो, या किसी और कंट्री में हो जहाँ की मैं गई नहीं हूँ तो मैंने देखा ही ना हो, ऐसा हो सकता है। इसमें आप कुछ भी चीज वैसे अज्यूम नहीं करोगे या आपकी प्रायर नॉलेज की बात नहीं करोगे कि आप कोई बॉटनी जूलॉजी के स्टूडेंट हो, आप जानते हो कि ऐसा नहीं होता है। वो सब आप छोड़ दो। इसमें आपको बस स्टेटमेंट देखना है और उसके बेसिस पे आपको देखना है कि कंक्लूजन सही है या नहीं। तो यहाँ पे ये वीक इंडक्शन था। फिर आ गया स्टेटमेंट दूसरा है, ऑल ऑफ द स्वैन्स दैट ऑल लिविंग बींग्स हैव एवर सीन आर वाइट, देयरफॉर ऑल स्वैन्स आर वाइट। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इंडक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि जितने भी लोग, मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स ने जो भी स्वैन्स देखे हैं कभी भी, मतलब फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, तो वो सारे ही स्वैन्स वाइट थे, तो सारे स्वैन्स वाइट है। तो ये इंडक्शन आपका स्ट्रॉन्ग इंडक्शन हुआ, क्योंकि इसमें आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ सिर्फ अपनी बात नहीं करो, आपने बोला कि सारे ह्यूमन बींग्स ने जितने भी स्वैन्स देखे हैं कभी भी, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, पूरी हिस्ट्री में वो सारे स्वैन्स वाइट थे, तो सारे स्वैन्स वाइट होंगे। ये आपका स्ट्रॉन्ग इंडक्शन होगा। फिर देखते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होती है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट मतलब फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो इसमें जो कोई जनरलाइज्ड फैक्ट होता है, मतलब कुछ जनरल होता है, उसके बेसिस पे आप कोई स्पेसिफिक चीज की बात करते हो। ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग वीक नहीं होते, ये या तो वैलिड होते हैं या इनवैलिड होते हैं। अगर ये वैलिड इनवैलिड है, उसके बाद भी ये साउंड हो सकते हैं या अनसाउंड हो सकते हैं। तो ये होता क्या, ये एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ दिया है, ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल, तो राम इज अ मैन, देयरफॉर राम इज मॉर्टल। तो ये आपका एक वैलिड आर्ग्यूमेंट हुआ। जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है ऑल मैन आर मॉर्टल, क्योंकि ये बोल रहा है कि सारे मैन जो है वो मॉर्टल है, और क्योंकि राम भी एक मैन है इसलिए राम मॉर्टल है। तो ये आपका वैलिड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि आपका स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो ये वैलिड है। लेकिन यहाँ पे अभी आप ट्रुथ की बात नहीं कर रहे हो, जब हम वैलिड इनवैलिड की बात करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो
यहाँ पे अगर आपको बोलेगा कि ऑल मैन आर इमॉर्टल, राम इज अ मैन, देयरफॉर राम इज इमॉर्टल, तो यहाँ पे भी ये वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? क्योंकि ये बोल रहा है ऑल मैन आर इमॉर्टल। हमको पता है कि ये गलत है, लेकिन क्योंकि हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल मैन आर इमॉर्टल और राम भी एक मैन है, तो राम इमॉर्टल होगा। तो ये कुछ गलत नहीं है। यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे हमारा कंक्लूजन सही है, इसलिए ये वैलिड होगा। लेकिन अगर साउंड और अनसाउंड की बात की जाए तो साउंड वो होता है जिसमें ट्रूथ होता है। तो यहाँ पे अगर ये ट्रूथ है, जैसे क्योंकि हमें पता है कि जो सारे मैन होते हैं वो मॉर्टल होते हैं, तो ये ट्रूथ है, तो इसके बेसिस पे हमारा जो कंक्लूजन डिराइव हुआ है अगर वो वैलिड है तो वो साउंड भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ट्रूथ नहीं है, क्योंकि सारे मैन इमॉर्टल नहीं होते, कोई भी मैन इमॉर्टल नहीं होता, तो ये जो कि हमारा जो ट्रूथ था यहाँ पर ट्रूथ नहीं है, स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है, उसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन तो डिराइव कर लिया, तो वो कंक्लूजन वैलिड होगा, लेकिन वो साउंड नहीं होगा, ये हमारा अनसाउंड कंक्लूजन होगा। अब देखते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए पहले आपको ये याद करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कि ये जो ए है, ई है, आई है एंड ओ है। आपने वॉवल्स पढ़े हैं, उसमें ए ई आई ओ यू होता है, इसमें ए ई आई ओ की बात करते हैं। तो इसमें जो ए स्टैंड्स फॉर ऑल, मतलब जहाँ ऑल की बात हो रही है, जैसे ऑल ए आर बी, तो वो ए में आएगा, नो ए इज बी तो वो ई में आएगा, सम ए आर बी तो वो सम में आएगा, आई में आएगा, और सम ए आर नॉट बी तो वो ओ में आएगा। जो ऊपर वाले दोनों हैं ये दोनों यूनिवर्सल हैं, मतलब यहाँ हम ऑल और नो सबके लिए बात कर रहे हैं, और यहाँ स्पेसिफिक है क्योंकि हम सम की बात कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर है। जो लेफ्ट साइड वाले आपके दोनों है ये दोनों पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव टर्म्स है, और यहाँ क्योंकि नो और नॉट है तो ये नेगेटिव है। तो इसको आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हम चार टाइप के जो सेंटेंसेस, चार टाइप की जो मीनिंग होती है उसकी बात करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रैरी, सब कॉन्ट्रैरी और सब अल्टरेशन। कॉन्ट्रैरी होता है हमारे ए और ई के बीच में, या फिर हमारे आई और ओ के बीच में भी हो सकता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब ये हमारा डायगोनल रिलेशनशिप होती है, ये हमारा ए और ओ के बीच में होता है, आई और ई के बीच में होता है। और जो सब अल्टरेशन होता है वो हमारा ऐसे वर्टिकल होता है, ये ए और आई के बीच में होता है, मतलब यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में, और ई और ओ के बीच में होता है। ठीक, इतना समझ में आया? तो इसके बेसिस पे हम बोलना क्या चाहते हैं, आखिर हम बोलना ये चाहते हैं कि जैसे कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी में ये होता है कि अगर एक ट्रू है, मतलब इसमें कोई स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, तो जो अदर होगा वो फॉल्स जरूर होगा। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि ऑल ए आर बी, तो यहाँ ओ में था सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी फॉल्स होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं ऑल ए आर बी, तो सम ए आर नॉट बी तो फॉल्स ही होगा ना। अगर सारे ए बी है तो कुछ ए बी कैसे नहीं होंगे, तो अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। लेकिन अगर एक फॉल्स है तो अदर ट्रू होगा, और दोनों ट्रू और फॉल्स एक साथ नहीं हो सकते, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू हो ही नहीं सकता, ये दोनों अपोजिट होते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अपोजिट, आपको ऐसे याद रहेगा। अब होता है कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी हमेशा यूनिवर्सल के बीच में होता है, सिर्फ यूनिवर्सल के बीच में होता है। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं था, हॉरिजॉन्टली नहीं होता, ये हॉरिजॉन्टली होता है, लेकिन सिर्फ यूनिवर्सल के बीच में होता है। इसमें हम बोलते हैं कि बोथ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन दोनों फॉल्स हो सकते हैं। अगर हम बोल रहे हैं ऑल ए आर बी, तो नो ए इज बी, ये हमेशा फॉल्स होगा। लेकिन अगर हम बोले कि एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम ये नहीं प्रूव कर सकते कि दूसरा ट्रू है। जैसे अगर बोल रहे हैं कि ऑल ए आर बी फॉल्स है, तो नो ए इज बी ट्रू हो ये जरूरी नहीं है, वो डाउटफुल होगा। मतलब ऑल ए आर बी फॉल्स है, मतलब सारे ए बी नहीं है, लेकिन नो ए इज बी,
मतलब वो बोल रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ ए बी हो सकता है कि वो सही हो, कोई भी ए बी ना हो, तो हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते। मतलब इसमें ये कहना है कि इफ वन इज ट्रू द अदर विल बी फॉल्स, लेकिन इफ वन इज फॉल्स द अदर विल बी, इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, मतलब इट इज डाउटफुल। ठीक है, तो अब आता है सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी हमेशा होता है पर्टिकुलर्स के बीच में, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ। सब कॉन्ट्रेरी यहाँ पे होता है आई और ओ के बीच में, ये हमेशा पर्टिकुलर्स के बीच में होता है। ये अपोजिट है हमारे कॉन्ट्रेरी का। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। मतलब अगर आई फॉल्स है तो ओ ट्रू होगा, लेकिन अगर आई ट्रू है तो ओ फॉल्स है या नहीं ये हमें नहीं पता। अगर दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते पर दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। अगर हम कॉन्ट्रेरी में बात कर रहे थे कि दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं पर दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। अब आता है सब अल्टरेशन। सब अल्टरेशन होता है हमेशा यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में, मतलब एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर। ये यूनिवर्सल पर्टिकुलर की लाइन थी, तो ये होता है सब अल्टरेशन। एक यूनिवर्सल होगा एक पर्टिकुलर होगा, यहाँ पे एक यूनिवर्सल होगा एक पर्टिकुलर होगा। ये बोलता है कि यूनिवर्सल इज ट्रू पर्टिकुलर विल बी ट्रू डेफिनेटली। मतलब अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर ट्रू होगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल फॉल्स होगा। इफ पर्टिकुलर इज ट्रू यूनिवर्सल विल बी डाउटफुल, लेकिन अगर पर्टिकुलर ट्रू है तो यूनिवर्सल डाउटफुल होगा। मतलब अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स है या नहीं ये हमें नहीं पता। अब आते हैं मूड एंड फिगर पे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा ये मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म। आई होप आपको ये पहले से पता हो, नहीं पता है तो आप यहाँ देख लीजिए। मेजर टर्म मतलब प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन होता है, मतलब ये जो आपका प्रेडिकेट कंक्लूजन का ये आपका मेजर टर्म होता है। जो माइनर टर्म होता है वो आपके कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे इंडियंस है। और मिडिल टर्म वो होता है जो टर्म कॉमन टू बोथ प्रीमाइसेस होता है, मतलब जैसे स्पिरिचुअल्स है यहाँ पे दोनों प्रीमाइसेस में कॉमन है, लेकिन वो हमारे कंक्लूजन में नहीं आ रहा है, तो ऐसे टर्म को हम बोलते हैं मिडिल टर्म। अब यहाँ पे इसका हमें अगर मूड एंड फिगर डिटरमाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे भी आपको ये वाला याद रखना है। ये जो था इससे हम मूड एंड फिगर डिटरमाइन करते हैं। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है सम बॉयज आर स्मार्ट, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, सम स्टूडेंट्स आर स्मार्ट। तो इसमें सम बॉयज आर स्मार्ट मतलब ये आपका कौन सा स्टेटमेंट था, ये आपका आई स्टेटमेंट था जिसमें हम सम की बात कर रहे थे और वो पॉजिटिव था, तो यहाँ पे ये आपका आई स्टेटमेंट था। ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज ये आपका ए स्टेटमेंट था जिसमें हम ऑल की बात कर रहे थे, पॉजिटिव की बात कर रहे थे। सम स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, लेकिन ये बोल रहा है सम स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, तो यहाँ पे भी हम आई स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, तो आपका मूड हो गया आई ए आई। यहाँ पे बोल रहे हैं नो पैरट इज रैबिट, तो ये नो पैरट इज रैबिट। अब आप यहाँ पे देखिए नो पैरट इज रैबिट ये हमारा ई स्टेटमेंट है, तो नो पैरट इज रैबिट यहाँ पे ई है। फिर सम क्रो आर पैरट्स ये हमारा आई है। सम क्रो आर नॉट रैबिट ये हमारा ओ है, जहां हम सम की बात कर रहे हैं और नॉट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा मूड डिटरमाइन हो गया। फिगर कैसे डिटरमाइन करेंगे, फिगर हम मिडिल टर्म के पोजीशन के ऊपर डिटरमाइन करते हैं। जैसे अगर पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका अगर मिडिल टर्म वहां पे पहले दिया हुआ है तो उसमें हम करेंगे, मतलब मिडिल टर्म पहले वाले स्टेटमेंट में पहले दिया है और दूसरे वाले स्टेटमेंट में बाद में दिया है। जैसे कि यहाँ पर है पहले वाले स्टेटमेंट में मिडिल टर्म पहले है, मतलब वो प्रेडिकेट के पहले है, और दूसरे वाले टर्म में मिडिल स्टेटमेंट जो था वो हमारे सब्जेक्ट के बाद में, तो ये हमारा फिगर 1 हो गया, तो इसका फिगर 1 होगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा मिडिल टर्म है ये भी पहले दिया है और दूसरे वाले स्टेटमेंट में बाद में दिया है, तो ये भी हमारा हो गया फिगर 1 हो गया। फिगर 3 और 4 अगर यहाँ पे आपका मिडिल टर्म बाद में दिया होता और दूसरे वाले स्टेटमेंट में भी बाद में होता तो वो फिगर 2 होता। अगर पहले वाले स्टेटमेंट में भी पहले होता दूसरे वाले स्टेटमेंट में भी पहले होता तो वो फिगर 3 होता। और अगर आपका जो मिडिल टर्म है पहले वाले स्टेटमेंट में बाद में होता दूसरे वाले स्टेटमेंट में पहले होता तो वो फिगर 4 होता। अब इसको वैलिड है यानी आपका मूड एंड फिगर डिटरमाइन हो गया। अब आपको चेक करना है कि आपका जो
वो स्टेटमेंट थे वो वैलिड है या नहीं। तो आप चेक करोगे कि वो इसमें आ रहे हैं या नहीं। जैसे IAI आपका फिगर 1 था, तो IAI आपका फिगर 1 में आ रहा है या नहीं। IAI आपका फिगर 1 में नहीं आ रहा है, तो आपका जो स्टेटमेंट हो गया वो इनवैलिड हो गया। लेकिन अगर आप देखो आपके सेकेंड एग्जाम्पल में, तो ये इसका मूड था EIO और ये हमारे इसमें आ रहा है कि नहीं। तो ये फिगर 1 में EIO होता, तो हम फिगर 1 में जाकर चेक करेंगे कि EIO है या नहीं। EIO यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 1 में, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट ये वैलिड हो गया। तो ये हमारा इनवैलिड था और ये हमारा वैलिड हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं सिलॉजिज्म क्या होता है। तो सिलॉजिज्म को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको वेन डायग्राम्स बनाना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं। जिसे हम बोला है कि ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो यहाँ पे हम बना देते हैं ऑल डॉग्स। यहाँ बोल रहा है ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो सारे डॉग्स कैट्स है। ठीक, ऑल कैट्स आर टाइगर, और जो सारे कैट्स हैं वो सब टाइगर है। Some tigers are rats. Some tigers are rats. Some rats are birds. ये बोल रहा है some rats are birds. तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि some birds are dogs फॉलो कर रहा है या नहीं, some tigers are cats फॉलो कर रहा है कि नहीं, और ऐसे सबको चेक करेंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं some birds are dogs. Some birds are dogs. अब देखिए बर्ड्स यहाँ पर है, डॉग्स यहाँ पर है, तो दोनों में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि सम बर्ड्स आर डॉग्स, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया। सम टाइगर्स आर कैट्स, सम टाइगर्स आर कैट्स, सम टाइगर्स आर कैट्स, तो यहाँ पे जब बोल रहा है कि ऑल कैट्स आर टाइगर, तो सम टाइगर्स आर कैट्स सही होगा, क्योंकि जो सारी कैट्स है वो टाइगर्स के अंदर है। तो टाइगर्स का कुछ पार्ट, मतलब कि ये वाला पार्ट तो कैट्स है ना, तो इसलिए ये सही है, तो ये फॉलो कर रहा है। फिर ऑल टाइगर्स आर कैट्स, अब ये बोल रहा है ऑल टाइगर्स आर कैट्स, तो कुछ टाइगर तो कैट्स है, ठीक है, सम टाइगर्स आर कैट्स, लेकिन ऑल टाइगर्स आर कैट्स गलत है, क्योंकि जो टाइगर का ये वाला पार्ट है ये तो कैट नहीं है। कैट सिर्फ उतना ही पार्ट है जो कि कैट्स के अंदर आता है, तो इसलिए ये फॉलो नहीं कर रहा है। फिर सम बर्ड्स आर रैट्स, ये बोल रहा है सम बर्ड्स आर रैट्स, तो यहाँ पे हमने देखा था सम रैट्स आर बर्ड्स, तो अपोजिट भी ट्रू होता है, मतलब सम रैट्स आर बर्ड्स, तो सम बर्ड्स आर रैट्स सही है, क्योंकि रैट्स और बर्ड्स का सम पोर्शन मतलब ये तो दोनों में कॉमन है, तो ये ट्रू होगा। अब जिसमें नो और सम नॉट कंक्लूजन में आता है वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी भी देखनी होती है। और अगर सम नॉट है तो आप याद रखिएगा कि आप सम साइकिल, मतलब जो फर्स्ट 2 वर्ड्स है आप उसको एक साथ पढ़ोगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे बातें क्लियर होंगी। जैसे दिया है सम ट्री आर पेपर, तो सम ट्री आर पेपर, ये ट्री है, ये पेपर है। ऑल सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन, PE से हम पेन को यहाँ डिनोट कर सकते हैं, आप पेन ही लिख देते हैं। ऑल पेन्स आर टाइगर, बोल रहा है ऑल पेन्स आर कार, तो जो सारी पेन्स है वो कार है। ऑल कार्स आर ट्रक्स, ऑल कार्स आर ट्रक्स। नो ट्रक इज अ साइकिल, अब ये बोल रहा है कि नो ट्रक इज अ साइकिल, तो साइकिल और ट्रक में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम ऐसे शो करते हैं। जनरली अगर आपको दोनों में कोई रिलेशन नहीं रखना तो आप मत रखो, लेकिन इसको हम ऐसे शो करते हैं कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो आप कंक्लूजन चेक करते हैं। सम पेपर आर नॉट साइकिल, अभी बोल रहा है कि सम पेपर आर नॉट साइकिल, तो सम पेपर, आपको अभी मैंने बोला था कि सम नॉट वाले केस में हम फर्स्ट 2 वर्ड्स को एक साथ पढ़ते हैं, तो सम पेपर मतलब पेपर का ये वाला पार्ट। सम पेपर आर नॉट साइकिल, तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमें ट्रक के साथ इसका रिलेशनशिप हैम्पर नहीं करना। अगर हम जनरली देखें तो साइकिल यहाँ है, पेपर यहाँ है, तो ये ट्रू होगा। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी भी देखी जाए तो आप साइकिल को अगर यहाँ पे बना दोगे तो साइकिल के रिलेशन जो होगा वो पेन के साथ भी होगा, कार के साथ भी होगा और ट्रक के साथ भी होगा, क्योंकि ये जो सम पार्ट है इसमें तो ये तीनों इन्वॉल्व है ना।
लेकिन साइकिल का रिलेशन क्योंकि ट्रक के साथ नहीं हो सकता, तो सम पेपर आर नॉट साइकिल, ये सही है कि मतलब ये सही है क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो सकता। फिर सम साइकिल आर नॉट ट्री, अब ये बोल रहा है कि सम साइकिल आर नॉट ट्री, तो साइकिल यहाँ है, ट्री यहाँ है, ऐसे जनरली आपको कोई रिलेशन नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो, क्योंकि सम साइकिल मतलब साइकिल का सम पार्ट तो दिया नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे बना सकते हो। अगर यहाँ पे साइकिल बन जाएगी तो साइकिल और ट्रक में अभी भी कोई रिलेशन नहीं होगा, तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो अभी भी वैलिड है। लेकिन ट्रक और साइकिल में रिलेशन, ट्री और साइकिल में आप रिलेशन शो कर सकते हो, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके बीच में हम रिलेशन देख सकते हैं। फिर दिया है सम कार आर नॉट साइकिल, अब ये बोल रहे हैं सम कार आर नॉट साइकिल। सम कार मतलब कि कार का ये वाला पूरा पार्ट, ठीक। अब ये वाला पार्ट साइकिल नहीं है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे अगर आप साइकिल बनाओगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगी, इसका साइकिल का रिलेशन आपका ट्रक के साथ भी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। फिर ये बोल रहा है नो साइकिल इज पेन, अब ये बोल रहा है नो साइकिल इज पेन, तो साइकिल को आप अगर यहाँ पे बना दोगे तो पेन के साथ साइकिल का रिलेशन होने के साथ साथ आपका ट्रक के साथ भी रिलेशन होगा ना, अगर यहाँ पे आप बना दिए तो पेन और साइकिल का रिलेशन हो ही नहीं सकता, ये भी ट्रू है। फिर बोल रहा है नो साइकिल इज पेपर, अब ये बोल रहा है नो साइकिल इज पेपर, तो पेपर कहाँ है, पेपर यहाँ पर है। नो साइकिल इज पेपर, तो ऐसे तो ये दिख रहा है कि चलो पेपर यहाँ है साइकिल यहाँ है, लेकिन नो साइकिल इज पेपर बोल रहा है, तो अगर आप पेपर साइकिल को यहाँ पे बना दो तो ये देखिए अभी भी ये टच नहीं हो रहा है, मतलब साइकिल यहाँ पर है तो ये इस वाले डायग्राम से टच नहीं हो रही है, मतलब साइकिल का रिलेशन अभी भी ट्रक के साथ नहीं है, लेकिन उसका और पेपर का रिलेशन हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये कंक्लूजन मतलब फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि आप रिलेशन शो कर सकते हो। अब देखते हैं एनालॉजीज क्या होती है। एनालॉजीज मीन सिमिलैरिटी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको एक रिलेशनशिप, आपको एक कॉमन रिलेशनशिप फाइंड करनी होती है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में और जो आपको आइडेंटिफाई करना है उसमें। तो आप ये कैसे करते हो, जैसे कि यहाँ दिया है इंडिया इज टू न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, हमको पता है, तो अफगानिस्तान और किस में आपका रिलेशन हो सकता है, आपके ऑप्शंस दिए होंगे, तो उसमें काबुल अगर दिया है तो वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि काबुल भी कैपिटल है अफगानिस्तान का, जैसे कि न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया का। तो इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप से आपको इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना है। अब जैसे बोल रहा है डेज टू नाइट, मतलब डे और नाइट अपोजिट है हमें दिख रहा है, तो कोल्ड किसके साथ, हॉट के साथ, तो उसका रिलेशनशिप सेम है क्योंकि हॉट और कोल्ड भी अपोजिट्स हैं। फिर बोल रहा है लेंथ इज टू मीटर, तो लेंथ का यूनिट हमें पता है मीटर है, तो मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, ग्राम, आपको जो भी दिया होगा तो वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर बैरोमीटर इज टू प्रेशर, मतलब बैरोमीटर क्या किस लिए यूज होता है, प्रेशर को नापने के लिए यूज होता है। तो अमीटर किस लिए यूज होता है, वो करंट के लिए यूज होता है। तो इसके लिए आपकी जनरल नॉलेज भी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि क्या राइट आंसर है। जैसे आपको पता ही नहीं है कि अमीटर किस लिए यूज होता है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। फिर अब यूज ऑफ लैंग्वेज, यूज ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का हम क्यों करते हैं, इंफॉर्मेटिव यूज कर सकते हैं, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज कर सकते हैं। इवोकेटिव यूज, मतलब कोई एक्शन को करवाने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला क्लोज द डोर, तो मतलब मैं चाहती हूँ कि आप डोर को क्लोज करो, तो ये एक एक्शन ट्रिगर कर रहा है, आपसे डोर क्लोज करवा रहा है, तो ये इवोकेटिव यूज होगा। अगर कोई आपका टीचर है वो आपको बोला आर यू श्योर यू हैव स्टडीड इनफ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे पूछ रहा है, ये इसका मतलब ये है कि वो आपको एनकरेज कर रहा है कि आप और पढ़ो, आपने इनफ नहीं पढ़ा है। एक्सप्रेसिव यूज, मतलब कोई चीज एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं, आउच, वाओ या समथिंग लाइक दैट, तो उससे हम एक्सप्रेस करते हैं, तो हम लैंग्वेज का यूज एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। इवेल्युएटिव यूज, मतलब किसी चीज को इवेल्युएट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला यू आर ब्यूटीफुल, तो मैंने आपको इवेल्युएट किया क्या ब्यूटीफुल हो, या मैंने आपको बोला यू आर वर्किंग वेरी एफिशिएंटली, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, मैं आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रही हूँ। फिर परफॉर्मेटिव यूज, मतलब इसमें हम कुछ भी इवेल्युएट नहीं करते, कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, जैसे हम इसमें कोई एक्शन करते हैं, जिससे मैं आपसे अपोलोजाइज कर रही हूँ अपने किसी मिसबिहेवियर के लिए, तो वो परफॉर्मेंस दे रही हूँ, मैं कोई एक्शन कर रही हूँ, तो वो होता है परफॉर्मेटिव यूज। फिर आता है कनोटेशन एंड डिनोटेशन, तो डिनोटेशन वो वर्ड होता है जो कि वो
सेम मीनिंग लिस्ट करें जो कि आपकी डिक्शनरी में दी हुई हो। जैसे अगर होम की हम मीनिंग देखेंगे अपनी डिक्शनरी में तो उसमें दिया होगा होम इज़ अ प्लेस वेयर वन लिव्स, इट्स अ रेसिडेंस। लेकिन इसका कनोटेटिव मीन डिफरेंट हो सकता है। कनोटेशन इज अ सेट ऑफ एसोसिएशन दैट अ वर्ड यूजुअली ब्रिंग्स टू माइंड। मतलब होम का नाम सुनते से हमारे दिमाग में जो आता है उसके बेसिस पे हम कनोटेटिव मीनिंग निकालते हैं उसका। जैसे अगर आप किसी ऐसे इंसान से किसी से भी पूछो तो उसका कनोटेटिव मीनिंग वो बोल सकता है कि होम इज़ अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, कंफर्ट एंड फैमिली, उसने अपने हिसाब से डिफाइन कर दिया। या वो बोल सकता है कि होम वो प्लेस है जहाँ पे फैमिली आपस में बहुत प्यार से रहती है। या कोई स्टेटमेंट बोल सकता है जैसे ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। तो वो होता है कनोटेटिव मीनिंग। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इसको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। फिर कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हमारे 10 डेज क्विक रिविजन कोर्स का डे 6 का पार्ट 2 है और लॉजिकल रीजनिंग का हम इसमें पार्ट 2 कवर करेंगे जो कि लास्ट क्लास में बच गया था। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है फैलेसी। फैलेसी मतलब कोई भी डिफेक्ट जो कि आपकी रीजनिंग में हो रहा है उसको हम फैलेसी बोलते हैं। ये जो डिफेक्ट होता है ये या तो इंटेंशनल हो सकता है, मतलब जानबूझ के, या फिर अनइंटेंशनल हो सकता है। जो फैलेसी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक फॉर्मल फैलेसी होती है जिसमें जो डिफेक्ट होता है वो हमारी फॉर्म में होता है आर्ग्यूमेंट की। मतलब फॉर्मल मतलब फॉर्म में आर्ग्यूमेंट होता है। मतलब जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, इसमें 2 प्रीमाइसेस दिए। पहली प्रीमाइस है इफ रवि विल पास द टेस्ट देन ही विल हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट। और दूसरी प्रीमाइस दी है रवि स्टडीड फॉर द टेस्ट। सो कंक्लूजन दिया है सो रवि विल पास द टेस्ट। तो इसमें बोल रहा है कि अगर रवि पास करता है टेस्ट इसका मतलब ये होगा कि रवि ने पढ़ा होगा तभी उसने टेस्ट पास किया। और दूसरी प्रमाइस दी है कि रवि ने पढ़ा था टेस्ट के लिए। और कंक्लूजन दिया है कि रवि पास कर लेगा टेस्ट। तो इसमें जो है ये फॉर्म में डिफेक्ट है। मतलब इसमें इसके फॉर्म में डिफेक्ट है। तो हमने इस जो प्रेमाइसिस है उसको अच्छे से फॉर्म नहीं किया है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर रवि ने टेस्ट के लिए पढ़ा होगा तो वो टेस्ट को पास कर ले। हो सकता है कि जिस लेवल का उसने पढ़ा टेस्ट में उससे ज़्यादा किसी लेवल का आ गया हो, या उसने जो पढ़ा टेस्ट में क्वेश्चंस कुछ अलग आ गए हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसने पढ़ा मतलब वो टेस्ट को पास कर लेगा। तो इसके फॉर्म में डिफरेंट है, मतलब इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। इनफॉर्मल फैलेसी क्या होती है? इनफॉर्मल फैलेसी वो होती है जिसमें जो डिफेक्ट होता है वो उसके कंटेंट में होता है या मीनिंग में होता है आर्ग्यूमेंट की। मतलब आपने कंटेंट को अच्छे से समझा नहीं या आपने उसकी मीनिंग को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया। जैसे यहाँ दिया है अ फेदर इज लाइट और दूसरे प्रीमाइस में दिया है व्हाट इज लाइट कैन नॉट बी डार्क। तो इस कंक्लूजन दिया है देयरफॉर अ फेदर कैन नॉट बी डार्क। तो इसमें अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो अ फेदर इज लाइट मतलब इसमें उसके वेट की बात कर रहा है। और दूसरे वाले प्रीमाइस में व्हाट इज लाइट कैन नॉट बी डार्क मतलब इसमें इसके कलर की बात कर रहा है कि लाइट कलर का है अगर कोई चीज तो वो चीज डार्क नहीं हो सकती। और कंक्लूजन में बोल दिया फेदर कैन नॉट बी डार्क। तो इससे कुछ भी साबित नहीं हुआ क्योंकि इसमें कंटेंट में ही प्रॉब्लम है। इसमें दोनों प्रीमाइसेस की मीनिंग में प्रॉब्लम है। इसमें लाइट की मीनिंग हल्के होने से बताया है और इसमें लाइट की मीनिंग कलर से बताया है। तो इसलिए ये जो फैलेसी है ये इनफॉर्मल फैलेसी है। मतलब इसमें जो डिफेक्ट था वो उसके कंटेंट में है या उसकी मीनिंग में है। फिर जो टाइप्स ऑफ फैलेसीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें बहुत टाइप्स की फैलेसीज होती है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उसी को यहाँ पे बताया है। तो पहली फैलेसी है एड होमिनम मतलब अगेंस्ट द मैन। मतलब आप इसमें किसी इंसान की पर्सनल जो क्वालिटीज़ होती है या आप किसी के ऊपर अटैक कर रहे हो। मतलब जैसे एग्जांपल है डेट फेस क्रीम कांट बी गुड, किम कार्डेशियन इज सेलिंग इट। मतलब किम कार्डेशियन एक एक्ट्रेस है, मॉडल है जो कि थोड़ी सांवली है, उसका कलर डार्क है। तो इसमें बोल रहा है कि वो फेस क्रीम अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि किम कार्डेशियन उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही है या उसको सेल कर रही है।
तो ये उसके पर्सनल क्वालिटी पे अटैक कर रहा है, उसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये अगेंस्ट द मैन है। तो इस फैलिसी को हम एड होमिनम बोलते हैं। दूसरी फैलिसी होती है जिसको स्ट्रॉमैन बोलते हैं, मतलब अटैकिंग वीक पॉइंट ऑफ अ पर्सन। मतलब आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का वीक पॉइंट क्या है, उसकी क्या ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर आप अटैक करके अपनी बात से बच सकते हो। तो ऐसी फैलिसी को अगर हम अपने स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉमैन। जैसे एग्जाम्पल है, प्रेसिडेंट ट्रम्प डजंट हैव मिडिल क्लास अमेरिकन्स इन माइंड, ही इज पार्ट ऑफ द अपर एक्लियन ऑफ अमेरिका। मतलब यहाँ बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प मिडिल क्लास अमेरिकन्स के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि वो अपर क्लास को बिलोंग करते हैं अमेरिका की। मतलब क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प कभी गरीब नहीं थे या कभी वो मिडिल क्लास नहीं रहे हैं, तो वो मिडिल क्लास के बारे में नहीं सोच सकते। अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का वीक पॉइंट हुआ कि वो अपर एक्लियन को बिलोंग करते हैं, तो उसके ऊपर अटैक करके किसी ने बोल दिया कि इसलिए वो मिडिल क्लास के बारे में नहीं सोच सकते। तो ये स्ट्रॉमैन फैलिसी है। जरूरी नहीं है कि वो ना सोचते हो मिडिल क्लास के बारे में, लेकिन यहाँ पे रीजन जो दिया है वो फैलेशियस है। फिर अपील टू इग्नोरेंस, मतलब इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंटम एड इग्नोरेंशियम। मतलब ये सारे जो भी ऐसे वर्ड्स है ये फ्रेंच या फिर लैटिन में दिए हुए हैं। इसमें अपील टू इग्नोरेंस मतलब क्लेम मस्ट बी एक्सेप्टेड व्हेन अपोजिट कांट बी प्रूव्ड। मतलब क्योंकि अपोजिट को हम प्रूव नहीं कर पा रहे, मतलब वो हम इग्नोर कर रहे हैं, हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए हमको ये मानना पड़ेगा कि जो हमारा क्लेम है वो सही है। जैसे पीपल हैव बीन praying to God for years, no one can prove he doesn't exist, therefore he exists। मतलब यहाँ बोल रहा है कि लोग गॉड को हमेशा से प्रे करते हैं बहुत ईयर से, और कोई भी ये प्रूफ नहीं कर पाया है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, आप अपोजिट को प्रूफ नहीं कर सकते कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए आपने मान लिया कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। या फिर जैसे घोस्ट की बात है, घोस्ट वगैरह के लिए हम प्रूफ नहीं कर सकते कि घोस्ट होते हैं नहीं होते, यूएफओस होते हैं नहीं होते, इसीलिए हमने मान लिया कि वो हो भी सकते हैं वो नहीं भी हो सकते, तो कुछ भी इसमें प्रूफ नहीं हो पाता। फिर नेक्स्ट फैलेसी है फॉल्स डायलेमा या फॉल्स डायकोटोमी। इसको हम ब्लैक एंड वाइट फैलेसी भी बोलते हैं, आइडर और फैलेसी भी बोलते हैं, या फिर बाइफर्केशन फैलेसी भी बोलते हैं। मतलब इस सिचुएशन में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, जबकि हमारे पास ऑप्शंस और भी होते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस है लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को इग्नोर कर रहे हैं और हमें ये डायलेमा है, मतलब हमें ये कन्फ्यूजन है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है। जैसे अगर कोई फॉरेनर है, उसको कोई बता रहा है कि देयर आर ओनली 2 cities इन इंडिया दैट यू कैन विजिट, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। मतलब उस फॉरेनर को किसी ने बोल दिया कि अगर आप इंडिया जाओगे तो आप इंडिया में 2 ही सिटीज़ को विजिट कर सकते हो, या न्यू दिल्ली या मुंबई। ऐसा तो नहीं है ना, इंडिया में और भी सिटीज़ है विजिट करने लायक। लेकिन ये फॉल्स डायलेमा की वजह से हो रहा है कि हमारे पास कंफ्यूजन है कि हम बस ये 2 ही सिटीज़ में घूम सकते हैं, या ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जिसमें पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी की बात है, तो आप बोल सकते हो कि या तो आप BHU में पढ़ सकते हो या आप DU में पढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास यहाँ और भी इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, आपके पास फॉरेन में यूनिवर्सिटीज़ है, तो आपके पास ये डायलेमा है कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, जब आपके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन आप उनको कंसिडर ही नहीं करते। फिर स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप मतलब मूविंग फ्रॉम अ सीमिंगली बेनाइन प्रेमाइस एंड moving a number of steps to reach an improbable and extreme conclusion। मतलब हम स्टार्ट यहाँ पे एक बेनिजिन प्रेमाइस से करते हैं, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो कि बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं स्लिपरी स्लोप, मतलब हम फिसलते फिसलते हम ऐसे कंक्लूजन तक पहुँच जाते हैं जो कि मतलब इम्प्रॉबेबल है या बहुत एक्सट्रीम है या जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में किसी ने बोला, इफ़ वी टीच हाउ टू ड्राइव द कार he'll want to learn how to fly helicopters next। मतलब कोई अगर पेरेंट है वो अपने बच्चे के लिए बोल रहा है कि अगर हमने पर्टिकुलर किसी भी, जैसे रोहन ले लेते हैं, हमने रोहन को कार चलाना सिखा दिया तो नेक्स्ट वो हेलीकॉप्टर उड़ाने की जिद करेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपने किसी को कार चलाना सिखा दिया तो अब वो बोलेगा कि मुझे हेलीकॉप्टर चलाना सीखना है। तो ये एक स्लिपरी स्लोप है, हम उस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं जो कि बहुत एक्सट्रीम है। फिर सर्कुलर आर्ग्यूमेंट,
मतलब पेटिशो प्रिंसिपी, मतलब बेगिंग द क्वेश्चन, मतलब इसमें हम क्वेश्चन को बैक करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक सर्कुलर आर्ग्यूमेंट होती है जो कि नेवर एंडिंग होती है, जो कि फिनिश ही नहीं हो सकती। आप क्योंकि कंक्लूजन तक पहुंचना ही नहीं चाहते, आप अज्यूम करोगे कि आप जो मान रहे हो वही सही है, आपकी जो इनिशियल थिंग थी वही सही है। जैसे एग्जाम्पल है, कोई बोल रहा है द बाइबल इज ट्रू बिकॉज द बाइबल सेज इट्स ट्रू, मतलब बाइबल इसलिए सच है क्योंकि बाइबल बोलती है कि वो सच है। तो इसमें एक सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है, मतलब आप इसमें कभी कुछ प्रूफ कर ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट है हैस्टी जनरलाइजेशन, मतलब जनरल स्टेटमेंट्स विदाउट एनी एविडेंस। मतलब हमने कोई पर्टिकुलर चीज़ देखी, कोई स्पेसिफिक चीज़ देखी और उसके बेसिस पे हम जनरलाइज कर दे रहे हैं कि अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो सारे ही लोग ऐसा ही करते होंगे। हम हैस्टी जनरलाइजेशन कर देते हैं बिना किसी एविडेंस के। जैसे एग्जाम्पल है, सम टीनेजर्स इन आवर कम्युनिटी रिसेंटली वैंडलाइज्ड द पार्क डाउनटाउन, टीनेजर्स आर सो इरिस्पॉन्सिबल एंड डिस्ट्रक्टिव। मतलब किसी ने बोला कि मैंने कुछ टीनेजर्स को देखा है जो कि पार्क को पूरा तहस नहस कर दिए। तो उसने ये जनरलाइज कर लिया कि सारे जो कि टीनेजर्स होते हैं वो सारे टीनेजर्स इरिस्पॉन्सिबल होते हैं और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। अब ऐसा नहीं है ना कुछ टीनेजर्स ने कोई पार्क खराब कर दिया मतलब सारे टीनेजर्स ही वैसे होते होंगे या इरिस्पॉन्सिबल होते होंगे। तो हमने जनरलाइज किया जो कि बिना किसी एविडेंस के जनरलाइज किया है। नेक्स्ट फैलेसी है रेड हेरिंग, मतलब इग्नोरेंशियो एलेंशी, मतलब सीम्स टू बी रिलेवेंट बट इट इजंट रियली ऑन टॉपिक। मतलब ये एक ऐसी फैलेसी है जिसमें आपको लगता है कि जो चीज़ें वो रेलेवेंट है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन वो सही में टॉपिक में नहीं होती। जैसे कोई मदर है, वो अपने जो बच्चे हैं उनको खाना खिलाने के लिए बोल रही है कि देयर आर स्टार्विंग चिल्ड्रन इन अफ्रीका, ईट योर कैरेट्स। मतलब वो बोल रही है कि अफ्रीका में बहुत बच्चे हैं जो कि जिनको खाना नहीं मिलता, इसलिए तुम अपना कैरेट खा लो। तो मतलब इसका कोई रिलेशन आपको दिख रहा है कि रिलेशन है, हाँ, कि स्टार्विंग चिल्ड्रन है उनको कैरेट्स नहीं मिल रही है, लेकिन सही में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि वो टॉपिक पे नहीं है। मतलब अफ्रीका की कंडीशन और यहाँ की जहाँ की भी ये बात हो रही है वहाँ की कंडीशन में भी डिफरेंस है। और अफ्रीका में जो बच्चों को खाना नहीं मिल रहा और ईट योर कैरेट्स, दोनों में सही में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब वो टॉपिक पे नहीं है लेकिन चीज़ें लग रही है कि रेलेवेंट है। तो ये होती है रेड हेरिंग। फिर नेक्स्ट है टू क्वॉक फैलेसी, मतलब यू टू अपील टू हिपोक्रेसी। मतलब इसमें हम बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैंने तो ये काम किया, मैंने ये गलती की, लेकिन आपने भी तो ऐसा किया होगा, आपने भी ऐसा किया। मतलब ये प्रूफ नहीं हो रहा है कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है मैंने किया लेकिन आपने भी किया है। जिससे कोई सन है वो अपने डैड से बोल रहा है, बट डैड आई नो यू स्मोक्ड व्हेन यू वर ऑफ माई एज, सो हाउ कैन यू टेल मी नॉट टू डू इट। मतलब वो बोल रहा है कि डैड मुझे पता है कि जब आप मेरी एज के थे तो आपने भी स्मोक किया था, तो आप मुझे स्मोक करने से कैसे मना कर सकते हो। मतलब इसमें यू टू फैलेसी है कि मतलब वो उल्टा इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने भी तो ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूँ। तो ये U2 है। मतलब इसमें ये प्रूफ नहीं हो रहा कि स्मोक नहीं करना चाहिए या मैंने स्मोक किया तो वो गलत नहीं है, मतलब वो गलती कर रहा है लेकिन वो बोल रहा है कि आपने भी तो ऐसा किया। नेक्स्ट है द कॉजल फैलेसी या द फॉल्स कॉज ऑल नॉन कॉजा प्रो कॉजा। मतलब एग्जाम्पल जैसे आप देखो, सिंस योर पेरेंट्स नेम्ड यू हार्वेस्ट दे मस्ट बी फार्मर्स। मतलब इसमें आपने एक फॉल्स कॉज डिटरमाइन कर लिया है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो आर्ग्यूमेंट चल रहा हो या जो स्टेटमेंट हो उसका कॉज वो हो, लेकिन आपने ये बोल दिया कि ऐसा ही है, मतलब उसका कॉज आपने गलत सोच लिया। जैसे अगर कोई फ्रेंड है वो दूसरे फ्रेंड को बोल रहा है कि क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा नाम हार्वेस्ट रखा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स फार्मर्स होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है ना, उसके पेरेंट्स डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है उनको हार्वेस्ट नाम पसंद आया हो इसलिए उन्होंने हार्वेस्ट रखा, या कोई और रीज़न हो सकता है। तो हमने गलत रीज़न को डिटरमाइन किया, हमने कॉज को गलत सोचा, फॉल्स कॉज सोचा, इसलिए ये द कॉजल फैलेसी है। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट। फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट मतलब संक कॉस्ट वो होता है जो कि हमें वापस नहीं मिल सकता, या जैसे जो पैसा डूब गया तो वो संक कॉस्ट में आता है। तो इसमें ये होता है, जैसे आप एग्जांपल देखो,
I am halfway done with my college. This is so tough and it's not nearly as fun as I thought it would be. But I don't know. I guess I'll finish it and get my degree. मतलब आप किसी काम को सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपका जो पहले जो पैसा लगा हुआ है या जो आपका पहले टाइम उसमें इन्वेस्ट हुआ है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, वो कहीं डूब ना जाए, उसके चक्कर में आप वो चीज़ करते जा रहे हो। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने अपना कॉलेज आधा ख़त्म कर लिया है, मतलब मैंने उसमें वहाँ पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, मैंने इतना कुछ पढ़ लिया है, लेकिन मुझे अब ये टफ़ लगता है और मुझे इसमें मज़ा भी नहीं आ रहा है। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस डिग्री का आगे जाके क्या करूँगा, मुझे पसंद नहीं है कोर्स करना, लेकिन फिर भी मैं ये कोर्स कंप्लीट इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने हाफ कर लिया है और मैंने यहाँ पे अपना टाइम मनी सब कुछ इन्वेस्ट किया है। तो उसको बचाने के लिए, मतलब आपके संक कॉस्ट को आप नहीं चाहते कि आपका जो कॉस्ट था वो संक कॉस्ट बन जाए, उसके लिए आप कोई काम कर रहे हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट। फिर नेक्स्ट है अपील टू ऑथोरिटी, आर्ग्यूमेंटम एड वेरेनकंडियम। इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम रिस्पेक्ट, यानी कि मिस यूज़ ऑफ ऑथोरिटी। मतलब अगर आपने किसी को बहुत ऑथोरिटी दे दी, आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो उसकी बात आप मानोगे ही मानोगे। जैसे अगर आपका कोई रिलेटिव है, वो आपसे कोई बात मनवा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका रिलेटिव है और आप उसके रिस्पेक्ट कर रहे हो, या आपका कोई आपके क्लास में आपका कोई टीचर है, वो आपसे कुछ करने को बोलेगा तो आप ज़रूर करोगे क्योंकि आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, कैथरीन लव्स टॉम क्रूज। वन डे शी मीट्स Tom Cruise and he tells her unicorns live in New York City. Without searching to find if fairy tales have sprung to life in the midtown of Manhattan, she believes it to be true. मतलब कैथरीन टॉम क्रूज से प्यार करती है और क्योंकि टॉम क्रूज ने बोला कि यूनिकॉर्न्स न्यूयॉर्क सिटी में रह रहे हैं, तो उसने कुछ भी फाइंड करने की कोशिश नहीं की कि क्या सही में फेरी टेल्स जो है वो सच है, ऐसा कुछ उसने फाइंड करने की कोशिश नहीं की। लेकिन क्योंकि टॉम क्रूज ने ऐसा बोला और वो टॉम क्रूज को पसंद करती है, उसको मानती है, इसकी वजह से उसने ये बिलीव कर लिया कि वो बात सच है। तो ये है अपील टू ऑथोरिटी। नेक्स्ट फैलेसी है इक्विवोकेशन, या फिर हम इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी। इक्विवोकेशन का जो मीनिंग है उसका मतलब है इक्वल एंड वॉइस। मतलब इक्वल वॉइस मतलब हम जो वर्ड्स है उसको ऐसे यूज़ करते हैं कि वो सेम लगते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो बात है वो गलत ना हो। जैसे अगर किसी बॉस को किसी एम्प्लॉय को निकालना है उसकी जॉब से, तो वो ये नहीं बोलेगा कि यू आर फायर्ड फ्रॉम जॉब, यू बोलेगा यू आर गिवन अर्ली रिटायरमेंट। मतलब उसने बोल दिया कि आपको अर्ली रिटायरमेंट दी जा रही है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग है कि उसको जॉब से निकाल दिया गया है। लेकिन उसने इक्वल वॉइस का यूज़ किया, उसने इक्विवोकेशन का यूज़ किया, उसने उस वर्ड को रिप्लेस किया दूसरे वर्ड से जो कि मतलब सेम होता है, लेकिन वो सुनने में ज़्यादा उसको अच्छा लग रहा है या उसकी मीनिंग शायद अलग टाइप की हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो नेक्स्ट फैलेसी है अपील टू पिटी, यानी आर्ग्यूमेंटम एड मिसरिकॉर्डियम। तो इसका मतलब है कि अपील टू पिटी मतलब आप किसी के इमोशंस के ऊपर अटैक कर रहे हो या आप ज़बरदस्ती किसी की पिटी का फ़ायदा उठा रहे हो कि उसको आपने इमोशनली ब्लैकमेल किया। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हाउ कैन यू ईट दैट इनोसेंट लिटिल पोटैटो, ही वॉज प्लग्ड फ्रॉम हिज होम इन द ग्राउंड एट अ यंग एज, violently skinned and chemically treated, packed and shipped to your local grocer, and now you are going to eat him into oblivion when it did nothing to you. How you really should consider what you put into your body. मतलब इसमें कोई बात नहीं है, हम पोटैटो को खा सकते हैं उसमें क्योंकि वो एक वेजिटेबल है, लेकिन यहाँ पे कोई बोल रहा है कि इनोसेंट लिटिल पोटैटो उसको आप कैसे खा सकते हो, उसको बहुत यंग एज में उसके होम ग्राउंड से निकाला गया था, वायलेंटली स्किन किया गया था, फिर आपके लोकल ग्रोसर तक भेजा गया था, उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो आप उसको कैसे खा सकते हो। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है कि हम पोटैटो को खा सकते हैं, तो इसमें अपील टू पिटी है, ये एक फैलेसी है। नेक्स्ट है बेंड वैगन फैलेसी, मतलब अज्यूम समथिंग इज ट्रू बिकॉज अदर पीपल अग्रीज विथ इट। मतलब क्योंकि सारे लोग उसको मानते हैं या कुछ लोग उसको मानते हैं, इसलिए आपने अज्यूम कर लिया कि वो सही है। जैसे एवरीवन ऑन कैंपस इज वेयरिंग एडिडास, आई नीड टू पुट बाय दोज स्नीकर्स, क्योंकि सारे लोग
जो कैंपस में आपके कॉलेज में एडिडास पहन रहे हैं, इसलिए मुझे वो एडिडास के स्नीकर्स चाहिए। तो इसलिए क्योंकि सारे लोग उस पर बिलीव करते हैं इसलिए आपको चाहिए। या अगर सब लोग बिलीव करते हैं कि डाइट करने से ही वेट कम होता है तो आपने डाइटिंग शुरू कर दी। तो ये है बैंड वैगन फैलेसी। नेक्स्ट है अपील टू फोर्स, यानी आर्ग्यूमेंटम एड बैक्चुलम। ये लास्ट फैलेसी है। इसका मतलब है अपील टू फोर्स, मतलब किसी ने फोर्सफुली आपको अग्री करवाने की कोशिश की, मतलब फोर्स का यूज़ किया, मतलब फिजिकल फोर्स नहीं, मेंटल फोर्स भी हो सकता है। जैसे इफ़ यू डू नॉट अग्री विथ माई पॉलिटिकल ओपिनियंस यू विल रिसीव अ ग्रेड ऑफ F फॉर दिस कोर्स। मतलब कोई टीचर है वो आपको बोल रहा है कि अगर आप मेरे पॉलिटिकल ओपिनियन से सहमत नहीं हो तो मैं आपको फेल कर दूंगा। तो उसने अपील टू फोर्स किया, मतलब फोर्सफुली आपसे अपने ओपिनियन के साथ अग्री करवाने की कोशिश की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रमाणास। प्रमाणास या प्रमाण ये इंडियन लॉजिक का ही पार्ट है। इसमें प्रमाण का मतलब क्या होता है? प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ या फिर मीन्स ऑफ नॉलेज। मतलब साइंस एंड स्टडी ऑफ प्रमाण इज कॉल्ड न्याय। मतलब प्रमाण का मतलब प्रूफ होता है। जैसे कि हम न्याय में बात करते हैं, हम कोर्ट में बात करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं, तो वो होता है प्रमाण। आप इसको हिंदी के वर्ड से समझोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। जिससे परसेप्शन का मतलब है प्रत्यक्ष। मतलब हम बोलते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो चीज़ आपके सामने है, जो कि आपने अपने 5 सेंसेस से देखा, उसको हम मान लेते हैं कि वो सच है। जैसे कि अनुभव, मतलब ये 2 टाइप के होते हैं। डायरेक्ट परसेप्शन को हम अनुभव बोलते हैं, जो कि आपने अपने 5 सेंसेस से देखा, और डायरेक्ट परसेप्शन होता है, ये इनडायरेक्ट परसेप्शन है, इसका मतलब है स्मृति, मतलब जो कि आपके 6 सेंस यानी कि आपके मेमोरी से आपको याद है। 5 सेंसेस मतलब जो आपने देखा, आपने सुना, आपने स्मेल किया, आपने हेयर किया, या आपको फील हुआ टच से, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि हमने वो खुद फील किया है। नेक्स्ट हमारा प्रमाण है अनुमान। अनुमान का मतलब होता है इन्फ्रेंस, नोइंग आफ्टर मेजरिंग अलॉन्ग सम अदर थिंग। यहाँ पे वी हैव नॉलेज ऑफ एन इनवेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन 2 थिंग्स and on that basis while seeing one we deduce the presence of the other। मतलब हमने अनुमान लगाया, मतलब हमने इन्फर किया कि ऐसा होगा। जैसे हमारे पास किसी 2 चीज़ की रिलेशनशिप की नॉलेज थी कि दोनों चीज़ों में ऐसी रिलेशनशिप है, तो उस बेसिस पर हमने अनुमान लगाया कि अगर ये पहली वाली चीज़ है तो इसका मतलब है कि दूसरी वाली चीज़ भी प्रेजेंट होगी। जैसे कि क्लाउड्स ब्रिंग रेन, हम सबको पता है कि क्लाउड्स हमेशा रेन लाते हैं। तो मतलब कुछ टाइप के क्लाउड्स होते हैं, जैसे कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है, क्यूमुलस क्लाउड्स है, जो कि रेन लाते हैं। तो हमने बादल देखिए तो हमने ये इन्फर कर लिया कि क्योंकि बादल है तो रेन होगी, बारिश होगी। या हम बोलते हैं कि मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि आज बहुत तेज बारिश होगी, तो वो होता है अनुमान। नेक्स्ट होता है उपमान। उपमान मतलब कंपैरिजन, मतलब इसमें नॉलेज ऑफ ए सिमिलैरिटी to B is gained from the perception of B's similarity to A which has been seen elsewhere। मतलब क्योंकि हमने दोनों चीज़ों को एक साथ कभी देखा होगा, या किसी ने हमें बोला कि ये दोनों चीज़ें एक जैसी होती है, तो हमने ये उपमान लगा ली, मतलब हमने कंपेयर किया। क्योंकि A B से सिमिलर है मतलब कि B A से सिमिलर होगा। जैसे कि किसी ने आपको बोला कि गाय और नील गाय एक जैसी होती है, तो आपने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आपने उसकी बात समझी कि गाय और नीलगाय एक जैसी होती है। अब जब आप कभी देखोगे कि आपने नीलगाय को कभी देखा, तो आप उसको देखते ही समझ जाओगे कि ये गाय तो नहीं है, लेकिन ये नीलगाय हो सकती है, क्योंकि ये गाय जैसी दिखती है, क्योंकि आपको किसी ने बोला था कि गाय और नीलगाय एक जैसी दिखती है। तो ये होता है उपमान। फिर नेक्स्ट होता है हमारा प्रमाण होता है वो अर्थपत्ति। अर्थपत्ति मतलब कि अर्थ की उत्पत्ति, मतलब अर्थ हमने खुद से निकाल लिया। हमने कोई चीज़ देखी और उसका हमने अर्थ निकाल लिया कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो हमने इसमें क्या, इसका और मीनिंग होता है सपोजिशन या प्रिजम्पशन ऑफ अ फैक्ट, या नॉलेज अराइव्ड बाय सर्कमस्टेंशियल इम्प्लीकेशन। मतलब सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो उत्पत्ति होती है अर्थ की, वहाँ पे बोलते हैं हम उसको अर्थपत्ति। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि कोई मोटा इंसान है, जैसे आप उसका कोई भी नाम ले लो, जैसे कि रोहन था हमारे लास्ट एग्जाम्पल में, तो रोहन। तो
रोहन मोटा है, वो बोलता है कि वो दिन में नहीं खाता। तो आपने ये अर्थपति मतलब आपने ये अर्थ निकाल लिया कि अगर वो दिन में नहीं खाता और वो मोटा भी है, इसका मतलब है वो रात में खाता होगा। जरूरी नहीं है कि वो रात में खाता हो इसकी वजह से वो मोटा हो, लेकिन आपने अर्थ निकाल लिया। तो ये होता है अर्थपति, मतलब हमने कुछ भी देखा नहीं है, हमने कुछ भी सुना नहीं है, लेकिन हम खुद ही एक अर्थ निकाल ले रहे हैं। मतलब कोई एक बात चल रही है और उसकी मीनिंग हम अपने हिसाब से निकाल ले रहे हैं, तो हम पोस्टुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये होता है अर्थपति। नेक्स्ट हमारा प्रमाण है, ये शब्द है। शब्द का मतलब होता है वर्बल टेस्टिमनी। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अप्तवाक्यास, स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, या फिर अगम मतलब ऑथेंटिक वर्ड। मतलब अगर कोई जैसे कोई पुराने टाइम में जो लोग होते थे वो एक दूसरे को वचन देते थे या शब्द देते थे और उनकी बात मानी जाती थी, क्योंकि वो मतलब ट्रस्टवर्दी पर्सन थे। अगर उन्होंने वो वचन दे दिया, उन्होंने शब्द दे दिया, तो फिर वो वैसा करके ही रहेंगे। और या फिर हम कोई ऑथेंटिक वर्ड बोल रहे हैं तो उसको अगम बोलते हैं, तो फिर वो भी एक प्रमाण होता है। जैसे अगर आप किसी कोर्ट में जाओगे, अगर कोई केस चल रहा है तो आपको बोला जाएगा कि आप गीता पे हाथ रख के कसम खाओ। तो ये क्या है, मतलब गीता पे हाथ रख के आप जो भी कहोगे उसको प्रमाण माना जाएगा, उसको माना जाएगा कि वो बात सच है। इट कैन बी ओरल और रिटन, मतलब अगर जैसे रिटन में किसी ने किसी स्टैम्प पेपर पे, लीगल डॉक्यूमेंट पे आपका सिग्नेचर ले लिया, या फिर कोई फेक सिग्नेचर कर दिया जो कि प्रूव हो गया कि वो सिग्नेचर आप ही का है, तो फिर आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते कि वो सिग्नेचर आपका नहीं है, क्योंकि अगर आपने साइन किया है मतलब कि वो जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है आप उस बात से अग्री कर रहे हो। तो शब्द बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट प्रमाण होता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज होती है। नेक्स्ट होता है अनुपलब्धि या अभाव, मतलब नॉन अप्रहेंशन या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग इज अप्रहेंडेड बाय इट्स नॉन परसेप्शन। मतलब अगर कोई चीज का अभाव है, कोई चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो उसका भी एक प्रमाण माना जाता है कि वो चीज वहां नहीं है, इसलिए ये प्रमाण है कि वो वहां पे नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है, अगर कोई केस चल रहा है, वहां पे मिस्टर एक्स पे ये इल्जाम लगाए कि उसने किसी इंसान का मर्डर किया है, लेकिन अगर वो ये प्रूव कर देगा कि वो मर्डर के समय उस सिटी में था ही नहीं, अगर उसने कोई बिल दिखा दिया किसी और सिटी का कि वो उस समय किसी और सिटी में था, मर्डर के समय वो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं था, तो क्योंकि मिस्टर एक्स का अभाव था उस मर्डर की टाइमिंग में, उस सिचुएशन में, तो इसलिए माना जाएगा कि वो वहाँ पर नहीं था, इसलिए उसने मर्डर नहीं किया। तो अभाव के वजह से हमें प्रमाण मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अनुपलब्धि या अभाव। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान। स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान मतलब अनुमान का ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें प्रपोजिशन होता है जिसको हम प्रतिज्ञा बोलते हैं, फिर ग्राउंड होता है जिसको हम हेतु बोलते हैं, इलस्ट्रेशन होता है जिसको हम उदाहरण बोलते हैं, एप्लीकेशन होता है जिसको हम उपनया भी बोलते हैं, और कंक्लूजन होता है जिसको हम निगमन बोलते हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल से आप समझोगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा। द हील हैज़ फायर, तो ये हमारी प्रतिज्ञा है, हम बोल रहे हैं कि हील में फायर है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिकॉज इट हैज स्मोक, मतलब हमने देखा कि कोई हील है, उसके ऊपर हमने देखा कि धुआं निकल रहा है, तो धुएं को देखकर हमने ये बोल दिया कि अनुमान लगाया कि द हील हैज फायर, तो कि उस पहाड़ पे आग है। तो हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हम इसका उदाहरण भी दे रहे हैं कि व्हेन देयर इज स्मोक देयर इज फायर एज सीन इन किचन। तो हमने उदाहरण दिया कि जहाँ जहाँ पे धुआं होता है वहाँ वहाँ पे आग होती है, जैसे कि किचन में। तो फिर इसके बाद हम उपनया कर रहे हैं कि देयर इज स्मोक ऑन द हील विच इज रिलेटेड टू फायर, कि क्योंकि हील पे स्मोक है और स्मोक रिलेटेड होती है फायर से, इसीलिए हम कंक्लूड कर रहे हैं द हील हैज फायर। तो हमने एक हेतु मतलब एक हमारे पास रीज़न था उसको बताने के लिए, क्योंकि जैसे हील में फायर है तो वो स्मोक हमने देखा, हमने धुआं देखा, उसके वजह से हमने बोला कि हील में फायर है। फिर हमने इसके लिए किचन का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, फिर उसके बाद हमने दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताई, मतलब दोनों का एप्लीकेशन बताया कि स्मोक और फायर रिलेटेड होते हैं, इसीलिए हील में स्मोक है, फायर है, इसीलिए हील में फायर है। काइंड्स ऑफ अनुमान, तो अनुमाना के काइंड्स होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। जैसे पूर्ववत अनुमान मतलब कॉज टू इफेक्ट,
मतलब इसमें हम पहले कॉज देखते हैं, उसके बाद अफेक्ट आता है। जैसे कि पूर्व मतलब पहले जो हुआ है, आपने जो देखा है, आपने जो सुना है। जैसे क्लाउड्स लीड्स टू रेन, मतलब क्लाउड्स जब जब बादल होते हैं तब तक बारिश होती है, तो ये पूर्वत्व अनुमान है। फिर नेक्स्ट है शेषवत अनुमान, मतलब जो बचा हुआ, शेष मतलब बचा हुआ। तो मतलब जैसे अगर आपके पास एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पता है कि जो ऑप्शन ए है वो गलत है, ऑप्शन बी है वो गलत है, ऑप्शन सी है वो गलत है, तो जो बचा हुआ है मतलब ऑप्शन डी राइट होगा ही होगा। तो ये होता है शेषवत अनुमान। नेक्स्ट होता है समन्वयतो दुरुस्तता अनुमान, मतलब जनरलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर। तो समान मतलब कि हम 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, हम जनरलाइज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मैटर को। मतलब जैसे हमने कुछ टीनेजर्स को रैश ड्राइविंग करते हुए देखा, तो हमने बोल दिया कि सारे टीनेजर्स जो हैं वो रैश ड्राइविंग करते हैं, मतलब हम किसी भी चीज़ को जनरलाइज कर रहे हैं। हमने कुछ लोगों के साथ वैसा देखा, या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में कोई बात को सच होते हुए देखा, तो हमने जनरलाइज कर दिया कि सब ऐसे ही होता है। मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि सब लोग ऐसे ही हैं, मतलब अगर कोई इंसान कोई चीज़ गलत कर रहा है, कुछ ख़राब कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं, तो हम जनरलाइज करते हैं यहाँ पे। तो ये होता है समन्वयतो दुरुस्तता अनुमान। फिर नेक्स्ट होता है व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब होता है व्याप्ति गारंटीज द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन। इट सिग्निफाइज द रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस बिटवीन हेतु एंड साध्य। मतलब आपका हेतु जो कि आपका रीज़न है, उसके और आपके साध्य मतलब आप जो प्रूफ करना चाहते हो, दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसमें व्याप्ति होनी चाहिए, मतलब उसमें नॉलेज होनी चाहिए, उसमें कोई प्रूफ होना चाहिए, तो वो व्याप्ति होता है। अगर व्याप्ति आपके पास नहीं है तो आपका कंक्लूजन कभी प्रूफ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट होता है हेत्वाभास। हेत्वाभास मतलब हेतु का आभास होना, मतलब जो आपका हेतु है वो आपको लग रहा है कि वो सही है लेकिन वो गलत है, मतलब आपको भ्रम हो रहा है कि जो आपका हेतु है वो सही है लेकिन वो गलत है। जैसे कि हमने अपने पहाड़ वाले एग्जाम्पल में देखा था कि धुएं की वजह से हमने बोल दिया कि यहाँ पे फायर है, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कोई इंडस्ट्री हो, वहाँ से धुआं निकल रहा हो, पहाड़ के पीछे कोई इंडस्ट्री है वहाँ से धुआं निकल रहा है, या कोई और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से धुआं निकल रहा हो। तो यहाँ पर जो हमारा हेतु था वो गलत हो गया। तो ये होता है हेत्वाभास, मतलब हमारे पास व्याप्ति नहीं है, हमारे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, हमारे पास एविडेंस नहीं है, हमारा जो हेतु है वही फैलिशियस है, जो हमारा ग्राउंड था वो फैलिशियस है, उसमें ही गलती है। इसमें बहुत टाइप के एरर होते हैं। हेत्वाभास मतलब उसमें एरर होता है, हमारे पास जो हेतु है उसमें एरर है। तो ये जो एरर है ये लैक ऑफ प्रूफ की वजह से हो सकता है या इन अपॉर्चुनिटी की वजह से हो सकता है। तो आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।